Good morning, students. I am Dr. Ranjan Saxena, Associate Professor in Mathematics. पिछले लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति और उसके एग्जाम्पल्स किए थे। इसी के अंतर्गत रेक्टिलिनियर मोशन के अंतर्गत ही नेक्स्ट प्रकार की जो गति है वो है व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति, यानी मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसकी डेफिनेशन है एक कण जो एक सरल रेखा में ऐसे आकर्षी बल के अधीन गतिमान हो कि सरल रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु से उसकी दूरी के वो व्युत्क्रमानुपाती हो। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्रोपोर्शनल हुआ करता था वो दूरी के, स्थिर बिंदु से दूरी के, यहाँ पर आकर्षी बल स्थिर बिंदु से दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसमें भी हमारा चित्र वैसे ही बनेगा। ए ओ ए डैश सरल रेखा ले लेते हैं जिसके अनुदिश कण गतिशील है, ओ पर आकर्षी बल है यानी केंद्र है, गति केंद्र, बल केंद्र, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, और मान लेते हैं टी समय पर पार्टिकल पी बिंदु पर आता है, जहाँ ओ पी दूरी को स्मॉल एक्स ले लीजिए। अब जब पी पर कण होगा तो उसकी गति समीकरण होगी, बल होगा एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू -1/x², जैसी डेफिनेशन है इनवर्स स्क्वायर लॉ में। इसके बाद कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप लेकर और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा d2x/dt² इज इक्वल टू -μ/x²। d2x/dt² को हम v/dv/dx भी लिख सकते हैं, तो v/dv/dx आ गया -μ/x²। इनमें चर पृथक करके इंटीग्रेट कर दीजिए तो हमको वेग मिलता है v² इज इक्वल टू 2μ/x प्लस c1, c जहाँ c जो है एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम हमेशा प्रारंभिक स्थिति यानी इनिशियल कंडीशन लेते हैं। तो मान लेते हैं हम कण हमारा जो गति स्टार्ट कर रहा है वो ए बिंदु से कर रहा है, जहाँ पर वो विरामावस्था में है। वहाँ से जब उसने गति का आरंभ की, ओ पर आकर्षी बल है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ए पर क्या स्थिति है, ए पर x बराबर a है स्मॉल a और v है 0। तो आप इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में जब x और v का मान रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू वापस 1 में रखने पर आपको v² इज इक्वल टू 2μ/1/x माइनस 1/a। ये सूत्र आप वेग निकालने के लिए, किसी भी दूरी x पर वेग निकालने के लिए काम में लेंगे। इसको मैं 2 नंबर इक्वेशन डाल रहा हूँ, ये आगे भी काम आएगी। अब फर्दर इंटीग्रेट करना है हमको, तो अंडर रूट ले लेते हैं। तो v हो जाएगा dx/dt और √2μ/1/x माइनस 1/a का अंडर रूट। अब यहाँ भी चिन्ह आपको माइनस लेना है क्योंकि कण ओ के घटने की दिशा में गतिशील है। आकर्षी बल जब भी होगा तब त्वरण और वेग दोनों नेगेटिव साइन के लेने होते हैं। तो यह माइनस चिन्ह लेकर चर पृथक करके पुनः अपन इंटीग्रेशन की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ हमको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए। x इज इक्वल टू a cos² थीटा रखकर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको t की वैल्यू मिलती है। t की वैल्यू आपको जब आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k की वैल्यू निकालेंगे a पर, फाइनली मिलेगी इक्वेशन नंबर 3 में जो आ रही है वो आपको t की वैल्यू देगा। तो ये t और x में रिलेशन है। आप किसी भी दूरी x पर पहुंचने का समय t निकाल सकते हैं और अगर आपको t मालूम है तो आप x निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर केंद्र तक पहुंचने का समय निकालना चाहें तो इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। a से जब कण विरामावस्था से रवाना हुआ और वो o पर पहुंचा, तो a से o तक का समय अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन से। कैसे? मान लेते हैं a से o तक पहुंचने में लगा समय कैपिटल T है, तो आप स्मॉल t की जगह कैपिटल T रख देना और o पर x की वैल्यू 0 होगी। वो दोनों वैल्यूज़ आप 3 नंबर इक्वेशन में रखेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। ये आ रहा है π/2 a⁻³ अपॉन अंडर रूट 2 में।
तो यहाँ हमने देखिए त्वरण, वेग, दूरी, समय और केंद्र तक पहुँचने का समय, 4 फॉर्मूले बना लिए, 4 सूत्र निकाल लिए। अब इन चारों की मदद से हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के अधीन गतिमान कण का नेचर ऑफ मोशन यानी गति की प्रकृति निकालेंगे। अब इसमें अगर इक्वेशन नंबर 2 हम वेग वाली देखते हैं तो ओ पर क्या स्थिति बनती है, ए से कण रवाना हुआ विरामावस्था से यानी 0 वेग से, और त्वरण उसका वहाँ पर था जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने दिखाया है। अब जब वो ओ पर पहुँचेगा तो एक्स 0 हो जाएगा, ओ पर एक्स 0 रखोगे तो वेग की वेलोसिटी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि जब कण ए से रवाना हुआ तो उसका वेग बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते वो ओ पर आते आते अनंत वेग हो जाता है। इस अनंत वेग की वजह से कण ओ के लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। जैसे ही वो ओ को छोड़ के लेफ्ट साइड में ए डैश की तरफ जाता है तो धीरे धीरे उसका वेग वापस कम होने लगता है और ए डैश पर आकर वो वापस क्षणिक विरामावस्था में आ जाता है। वहाँ फिर उसको ओ पर जो त्वरण है या बल है, आकर्षीय बल, वो खींचता है अपनी ओर, तो वो पुनः ओ की ओर रवाना हो जाता है और ओ पर आते आते फिर अनंत वेग से वो राइट साइड में ए की ओर रवाना हो जाता है। तो इस प्रकार कण हम ए और ए डैश के बीच में दोलन करने लगता है, यहाँ भी जैसे सरल आवर्त गति में करता था। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अधीन भी जो गति होती है कण की वो दोलनमयी होती है। अब पूरे दोलन का आपको समय निकालना हो तो हमने ओ से ए से ओ तक का समय जो निकाला उसको 4 टाइम्स कर लीजिए तो आपको दोलन काल मिल जाएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ के अधीन गतिमान कण का। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वो है कि जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोई कण गतिमान हो तब वो किस प्रकार की गति करता है। तो यहाँ पाया गया है कि जब कण धरातल के ऊपर होता है तब तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और जब वो धरातल के अंदर होता है तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अधीन गति करता है। और जो पृथ्वी का जो केंद्र है वो बल केंद्र होता है यहाँ पर। तो हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो है आर्टिकल 2.9 की, उसमें धरातल के ऊपर होगा कण होगा तो d2x/dt² इज इक्वल टू -μ/x² यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ के अधीन गति करेगा। और जब वो धरातल के अंदर होता है तब वो d2x/dt² इज इक्वल टू -μ(λx) यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अधीन गति करेगा। अब क्योंकि मैंने बताया पृथ्वी का जो केंद्र है वो बल केंद्र है, इसलिए x जो है वो धरातल के ऊपर अगर आप लेते हैं तो वो रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर x की वैल्यू आएगी। और हम जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन त्वरण होता है उसको g से लिखा जाता है। तो x की जगह r और d2x/dt² की जगह -g है ना, आकर्षी बल है इसलिए त्वरण माइनस आता है। ये दोनों वैल्यूज़ आप 1 और 2 में रख दीजिए तो आपको म्यू और लैम्डा की वैल्यूज़ मिलती हैं। म्यू आता है g r², लैम्डा आता है g/r, और ये म्यू और लैम्डा की वैल्यूज़ कहलाती हैं गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रताएं। तो ये आर्टिकल हुआ इनवर्स स्क्वायर लॉ का, ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो चाहे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही आकर्षी बल होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण जो होता है वो उसका जो त्वरण है वो दूरी के समानुपाती होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ में जो आकर्षी बल या त्वरण है वो कण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाकी जो सूत्र हैं वो इंटीग्रेट करके और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की आप इनिशियल कंडीशन से वैल्यू प्राप्त करके बना सकते हैं। तीसरे प्रकार की गति आती है इस चैप्टर में, वो है प्रतिकर्षण के अधीन गति। यानी अभी तक हमने दोनों जो आर्टिकल पढ़े वो आकर्षी बल के अधीन गति थी, अब है प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स है। यानी अब जो बल केंद्र होगा वहाँ पर प्रतिकर्षण बल होगा जो कि कण को दूर फेंकेगा। इस तरह के नियम के अंतर्गत जब कोई कण गतिशील हो तो उसकी समीकरणें और उसका नेचर ऑफ मोशन क्या बनता है ये अब हम इस आर्टिकल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो प्रत्यकर्षी बल है वो प्रोपोर्शनल टू दूरी है। दूरी कहाँ से नापी जाती है? बल केंद्र से। तो ये चित्र बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ओ पर बल केंद्र है और टी समय पर कण पी पर है।
और ए पॉइंट जो है वो एक पी से आगे दूरी पर लिया गया एक बिंदु है। अब यहाँ पर गति समीकरण क्या बनेगी, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। यहाँ पॉजिटिव साइन लेना है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, कण ओ से दूर जाएगा। फिर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को वी डी वी बाई डी एक्स करके और चर पृथक करके इंटीग्रेट कर लिया तो वी स्क्वायर आ रहा है म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ सी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर एक्चुअली दो तरह के केस बनते हैं। पहला केस है कि कण ए बिंदु पर विराम अवस्था में है और वहाँ से वो गति आरंभ कर रहा है और ओ ए जो दूरी है वो स्मॉल ए है। अब रिपल्सिव फोर्स है तो ये कण को ए से भी दूर फेंकेगा, ओ से अपोजिट डायरेक्शन में ये ए से भी दूर फेंकेगा। तो यहाँ एक्स जो होगा वो ए से बड़ा होगा और ए पर विरामावस्था इसलिए वी ज़ीरो होगा। तो आप ये दोनों वैल्यूज़ जब दो में रखेंगे तो आपको वी स्क्वायर बराबर म्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब अपने को एक्स और टी में संबंध चाहिए तो इसका अंडर रूट लेकर एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे इसको। यहाँ पर भी ध्यान रखना डी एक्स बाई डी टी भी पॉजिटिव लेना है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पुनः चर पृथक करके जब हमने इंटीग्रेट किया और उसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली तो हमको मिल गया x इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। ये इक्वेशन रिलेशन शो करती है x और t के बीच में। और अब इसी इक्वेशन को अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें तो हमको वेग मिल जाता है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। तो ये स्थिति बनती है जब कण ए पर विरामावस्था में था और ओ पर प्रतिकर्षी बल था जो कि इसको ए से दूर फेंक रहा था। दूसरा केस है यदि हम ए बिंदु से कण को ओ की ओर किसी वेग कैपिटल वी से फेंकें तो क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन थी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स, इसको हम एज डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट कर देते हैं। अचर गुणांक वाली रैखिक समीकरण बन रही है ये। तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो आएगा सी वन कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। इसी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेग मिल जाएगा। अब यहाँ पर C1 C2 दो कांस्टेंट्स आ रहे हैं तो इनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है दोनों। तो प्रारंभिक स्थिति लेते हैं। ए पर हमने क्या किया, x बराबर ए, टी बराबर 0 और डी एक्स बाई डी टी कितना किया हमने, ओ की ओर कैपिटल वी वेग से फेंका है। तो डी एक्स बाई डी टी आपको माइनस वी लेना पड़ेगा। माइनस साइन ये दिखाता है कि कण ओ की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों मानों को जब आप इक्वेशन नंबर 6 और 7 में लिखते हैं तो आपको C1 और C2 की वैल्यू मिलती है। इन C1 C2 की वैल्यू आप जब वापस 6 और 7 में रखेंगे तो आपको x और t में दूरी, x और t में संबंध और वेग कण का किसी बिंदु किसी भी समय t पर मिल जाएगा। अब यहाँ भी हमको टाइम टू रीच द सेंटर निकालना पड़ेगा। जब हमने कण को a से o की ओर फेंका तो ओ पर पहुंचने में लगा समय हम देखते हैं कितना आता है। तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल टी समय में वो ए से ओ की ओर आते समय पहुंच जाता है ओ पर। लेकिन जब आप x में x की जगह 0 और t की जगह कैपिटल T लिखेंगे इक्वेशन नंबर 9 में, नहीं इक्वेशन नंबर 8 में, तो आप पाएंगे कि t आपको मिलता है 1/√μ tan हाइपरबोलिक इन्वर्स a रूट म्यू अपॉन v। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है क्योंकि अगर हम ए से कण को जो वेग है कैपिटल वी उसको ए रूट म्यू ले लें तो टी की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है। यानी यदि आप कण को इनिशियल वेलोसिटी ए पर ए रूट म्यू दे देंगे तो कण ट्रैवलिंग तो करेगा लेकिन वो ओ पर पहुंच नहीं पाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एक डिडक्शन है जो कि एग्ज़ाम में कई बार आया है और आपको इसको निकालना आना चाहिए। तो ये दो आर्टिकल्स थे, इन्वर्स स्क्वायर लॉ और मोशन अंडर रिपल्शन। इन दोनों को अब आप अच्छे से तैयार करेंगे और इन पर बेस्ड जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्डर एग्जांपल्स एंड सॉल्व एग्जांपल्स वो लेंगे। थैंक यू।